मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के बारे में इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड है। मैंने तुम्हारे को ग्राफिकल मेथड बता दिया था। जो सेकंड मेथड था वो एल्जेब्रिकल मेथड था, जिसके अंदर हमारे पास कुछ अलग अलग मेथड है जिनको हम यूज करेंगे। एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.3। 3 मेथड कॉमनली यूज्ड। यहाँ पे 3 मेथड यूज किए जाएंगे। किसके अंदर? ग्राफिकल मेथड एक ही सिंपल सी चीज़ थी। पहले मैं ग्राफिकल मेथड जो हमने लास्ट क्लास में किया था 3.2 और 3.1 के अंदर मेरे बच्चे, उसकी एक बार बात कर लेता हूँ। उसका एक रिकैप देता हूँ 2 मिनट के लिए तुम्हारे को। जो लास्ट हमने एक्सरसाइज की दोनों की दोनों, उनके अंदर हमें ग्राफिकल मेथड के बारे में ये पता चला कि हमारे को एक स्टेटमेंट मिलती थी। उस स्टेटमेंट के अंदर 2 इन्फॉर्मेशन मिलती थी। उन दोनों की दोनों इन्फॉर्मेशन से हम पेयर बनाते थे। किसका? लीनियर इक्वेशन का। वो दोनों की दोनों इक्वेशन से पेयर बनने के बाद हम उनके सॉल्यूशन निकालते थे। सॉल्यूशन निकालने के बाद हम क्या करते थे? उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते थे और हम पता करते थे कि ये कॉन्सिस्टेंट है, इनकॉन्सिस्टेंट है। अगर किसी सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो कॉन्सिस्टेंट है, और अगर इन्फिनिटली मैनी पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रही है तो भी क्या होगा? कॉन्सिस्टेंट होगा। और एक भी पॉइंट पे एटलीस्ट 1 पॉइंट, अगर एक भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो वो क्या होगी? इनकॉन्सिस्टेंट होगी। फिर हम देखते थे कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है। फिर हमने चेक किया किसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, किसके 1 सॉल्यूशन होगा, ए यूनिक सॉल्यूशन होगा, और किसके 9 सॉल्यूशन होंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हमने केस 1, 2 और 3 तीनों केसेस को देखा था। वो था ग्राफिकल मेथड। आज हम बात कर रहे हैं एल्जेब्रिक मेथड, जिसके अंदर सबसे 3 मेथड कॉमनली यूज किए जाते हैं। सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे को सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड 3 केस थे ना जो हमारे, वही स्टेटमेंट लूंगा मेरे बच्चे और उसी तरह से रिलेट करके तुम्हें बताऊंगा। सारा का सारा सिस्टम जो है वो सभी इक्वेशन 3 ही तरह की हो सकती हैं। या तो वो क्या होंगी? ओवरलैपिंग वाली कंडीशन होगी, या वो क्या होंगी? दोनों की दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल लाइन वाली होंगी, या वो इंटरसेक्टिंग यूनिक पॉइंट, या वो यूनिक पॉइंट के ऊपर, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर ओनली एंड ओनली इंटरसेक्ट 1 पॉइंट, या वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन होंगी। वही तीनों केस हो सकते हैं। मैं उन्हीं से रिलेटेड 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट हो जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे को ना पेपर के अंदर अलग से बोलेगा कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए, या ग्राफिकल मेथड से, या एल्जेब्रिक मेथड में कौन से मेथड से, या एलिमिनेशन मेथड से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। 3 जो मेथड हैं यहाँ पे हमें अलग अलग बोलेगा। हम आने वाली एक्सरसाइज में कंटिन्यू उसको करेंगे। 3.4 में हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड को, और 3.5 में हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन दी गई हैं। एक इक्वेशन तो है x + y = 14, और सेकंड जो इक्वेशन हमारे पास वो क्या है? x - y = 4। अब हमारे को स्पष्ट दिखाई दे रहा है जो हमने 3 केस किए थे, नहीं तो ये ओवरलैपिंग वाला केस है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ x है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज हो गए, और यहाँ पे भी सेम चीजें नहीं है। ये सेम था, ये सेम था, तो ये भी 4 ही होना चाहिए था दोनों जगह। तो हमारे को यहाँ से ये पता चल गया, नहीं ये डबल में चल रहा है, नहीं हाफ में, नहीं ट्रिपल में, ये नहीं 1/3 में। मतलब एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके दूसरी इक्वेशन को नहीं लाया गया है। इसका मतलब हमारे को यहाँ से दोनों की दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 और 2 पेयर बन गया हमारे पास। लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, इसलिए लीनियर है। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम क्या करेंगे मेरे बच्चे? सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमें एक चीज की जगह दूसरी चीज को उसके कॉम्प्लीमेंट की तरह, उसके सब्स्टिट्यूशन की तरह हमें रखना होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं तुम्हारे को। कुछ व्यक्ति चाय को पसंद करते हैं और कुछ व्यक्ति कॉफी को पसंद करते हैं। अगर एक व्यक्ति है, उसकी इच्छा है चाय पीने की, बट वहां पे उसको चाय नहीं मिल पा रही है, वहां पे कॉफी है, और उसको कॉफी प्रेफर कर दी जाए, उसको बोला जाए कि आप चाय पीते हो, यहाँ पे चाय नहीं है तो आप कॉफी ले लो,
तो इसका मतलब उसने अगर चाय की जगह कॉफ़ी पी है तो वो उसका हमने क्या दे दिया, उसको सब्स्टिट्यूशन दे दिया, उसका कॉम्प्लीमेंट दे दिया हमने। मतलब क्या, एक चीज की जगह दूसरी चीज को प्रेफर कर देना वो उसका सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। सेम उसी थिंग के ऊपर आज हम मेथड करने वाले हैं। मेथड कौन सा है हमारा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो देखते हैं मेरे बच्चे। अब हम क्या करेंगे, या तो इक्वेशन 1 को लेंगे या इक्वेशन 2 को लेंगे। दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को ले लेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, सॉल्यूशन के अंदर वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन 2 को उठा लिया। हम चाहें तो इक्वेशन 1 को भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 को ले लिया मेरे बच्चे। और हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम। जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हम उस एक एक्स की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। जो x की वैल्यू हमें इक्वेशन 2 से मिलेगी, y को हम उधर ट्रांसफर करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी वो ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे। इसका मतलब हमारे को क्या मिलेगा, पूरी की पूरी इक्वेशन में x की जगह ऊपर वाली में क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। तो हमने x की जगह y को सब्स्टिट्यूशन के अंदर दे दिया। उसको क्या कर दिया हमने, उसका कॉम्प्लीमेंट दे दिया। चाय की जगह कॉफी को प्रेफर किया तो हमने x की जगह y को प्रेफर कर दिया। चलो आगे देखते मेरे बच्चे। हमने क्या किया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमने कौन सी इक्वेशन को उठाया, सेकंड इक्वेशन को। हम फर्स्ट भी उठा सकते हैं, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ मेरे बच्चे, लिसन केयरफुली। x y को उधर ट्रांसफर किया, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो हमारे को क्या मिला, x की वैल्यू ये नेगेटिव था तो उधर जाके क्या हो गया मेरे बच्चे, पॉजिटिव बन गया। तो ये 4 प्लस वाई। अब हमारे को यहाँ से ये इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन से हमारे को क्या पता चलता है कि हमें x की वैल्यू मिल गई। कहाँ से मिली, इक्वेशन 2 से। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू को पुट कर देंगे। जो x यहाँ पे इक्वल टू 4 प्लस वाई है, हम 4 प्लस वाई को x की जगह रख देंगे। तो हमने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पे 4 प्लस वाई को रख दिया, प्लस वाई था तो y रख लिया, इज इक्वल टू 14 था तो 14 रख लिया। यहाँ पे हमें क्या पता चला, एक y ये है तो हम इसको क्या लिख लेंगे, एक स्टेप यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ मेरे बच्चे, y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। वाई प्लस वाई 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 14। आगे क्या चलेगा हमारे पास, 2y ज्यों का त्यों, 4 को ट्रांसफर करूंगा लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, उधर भेजते ये क्या करेगा, गेम करेगा, क्या प्लस से माइनस में जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 4 हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। और 2 को उधर डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, y इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5, देन y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से हमें क्या मिला, एक बार सोचना है मेरे बच्चे कि हमने क्या किया जिससे हमें y की वैल्यू मिल गई। हमने फर्स्ट वाली और सेकंड वाली इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन उठा लेनी है। उसमें से किसी भी एक इक्वेशन को उठा के या तो x की या y की एक की वैल्यू निकाल लेना। जरूरी नहीं है तुम्हें x की वैल्यू निकालो, जो मन करे वो इक्वेशन उठाओ, जो मन करे उन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालो। जो वैल्यू निकाली उठा के, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली उससे दूसरी इक्वेशन के अंदर उठा के उसको रख दो। तो तुम्हें x की वैल्यू निकालोगे तो y की मिल जाएगी, y की निकालोगे तो x की मिल जाएगी। तो अब हमारे को यहाँ पे y की वैल्यू जो मिली, हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो हमें क्या प्राप्त होगा मेरे बच्चे, वी गेट। इक्वेशन 2 क्या कहती है हमें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x, इसने ये वाली ले ली यहाँ पे, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, 5। हमने y की वैल्यू रख दी मेरे बच्चे इधर, y प्लस 4 था ना तो 5 प्लस 4 कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई। तो हम क्या बोलेंगे, सो द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। तो हमारे को यहाँ से क्या मिला मेरे बच्चे, हमें ये पता चला कि इन दोनों की दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन जो है, रूट जो है, x की वैल्यू 9 होगी और y की वैल्यू 5 होगी, तभी ये दोनों की दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी, नहीं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेंगी। इसका मतलब हमें पता चलता है अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमें एक यूनिक सॉल्यूशन देंगी। और यूनिक सॉल्यूशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे x 9 होगा और y 5 होगा, वहाँ पे दोनों की दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगी। आई होप कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम ये सेकेंड इक्वेशन देखते हैं मेरे बच्चे। इसके अंदर हमारे को क्या दिया गया है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9।
अब हमारे को यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट दिखाई दे रही है, अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मेरे पास नीचे वाली इक्वेशन आ जाएगी मेरे बच्चे? देखना एक बार, अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ये 3 3 जा 9x माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 3y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। यस, वी नो दैट दिस केस इज फर्स्ट केस एंड ओवरलैपिंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो हमारे को यहाँ से क्या मिलता है मेरे बच्चे कि ये तो फर्स्ट केस आ गया जो ओवरलैपिंग वाला केस था कि एक इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करके नीचे वाली इक्वेशन बनाई गई है। इन्फॉर्मेशन तो एक ही थी लेकिन हमने इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे चैप्टर का नाम है, हमें 2 इक्वेशन चाहिए, हमें पेयर चाहिए किसका, लीनियर इक्वेशन का। तो हमने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन से ही सेकेंड इक्वेशन बना ली। तो हमें स्टेटमेंट कुछ ऐसा बोलेगी कि एक इन्फॉर्मेशन देगी, तो हमारे को यहाँ से पता चलेगा वो ओवरलैपिंग वाला केस होगा, फर्स्ट केस होगा। तो हम क्या लिखते हैं, वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को उठा लें या इक्वेशन सेकंड को उठा लें, उससे x की वैल्यू निकाल लें या y की निकाल लें। दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को उठा लें, x या y किसी की भी एक की वैल्यू निकाल लें। वैल्यू निकालने के बाद दूसरी इक्वेशन में वो वैल्यू रख दें, उससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उसको उठा के फिर दूसरी वाली इक्वेशन में रख दें। सिर्फ यही इधर से उधर रखना मेरे बच्चे, उधर से इधर रखना, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखते जाओ बस। वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमने y की वैल्यू यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन से ले ली, इक्वेशन फर्स्ट से ये y की वैल्यू माइनस y है मेरे बच्चे। यहाँ पे इसको मैंने, ये 3 था पॉजिटिव था, इस 3 को उधर ट्रांसफर किया तो ये किसका बन गया, नेगेटिव बन गया। तो क्या बन गया, माइनस वाई ज्यों का त्यों, ये 3 उधर गया तो माइनस 3x और पॉजिटिव 3। अब अगर मैं इसके साइन चेंज करता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास एक और थर्ड इक्वेशन आ गई जो हमारे को क्या दे रही है, y की वैल्यू दे रही है। इसका मतलब हमें पता चला कि y की वैल्यू क्या होगी, हम y की जगह 3x माइनस 3 रख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 9x को ज्यों का त्यों रखेंगे, माइनस 3 इंटू वाई की जगह रख देंगे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी मेरे बच्चे। सेकेंड इक्वेशन के अंदर 9x था हमारे पास, माइनस 3y था, 9x ज्यों का त्यों आ गया क्योंकि हमने तो y की वैल्यू निकाली है, तो हम y की वैल्यू की जगह रखेंगे। y की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 3x माइनस 3 और इज इक्वल टू में 9 था, 9x ज्यों का त्यों, माइनस का साइन, 3 3 जा 9x, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे हर जगह 9 मिल रहा है हमारे को, तो हम क्या करेंगे, बट एक चीज दिखाई दे रही है हमें, पॉजिटिव 9x एंड नेगेटिव 9x, तो दोनों तो कैंसिल आउट हो गए आपस में। इसका मतलब 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। ये तो हमारे पास नहीं x की वैल्यू आई, नहीं y की वैल्यू आई, कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया। इसका मतलब तो हमारे पास, हमें क्या पता चलता है, जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी ना मेरे बच्चे, और हमारे पास x और y एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब क्या, खत्म हो जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए, सो वी हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हमें वहाँ पे उन दोनों इक्वेशन में ओवरलैप कर रही हैं, इसलिए उनका कोई एक फिक्स यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इसीलिए दोनों x और y की एक ही सॉल्यूशन नहीं है, उनके तो हजारों लाखों इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने पे ये दोनों की दोनों x और y की वैल्यू कहाँ से देंगी। अगर मैं ये बोलूँ x और y की वैल्यू इनफाइनाइट है तो x और y एक एक वैल्यू थोड़ा ही नहीं दे सकती मेरे बच्चे। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चला, वी हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बिकॉज द स्टेटमेंट इज ट्रू। जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की हर वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सो वी डू नॉट गेट ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x एंड y। इसका मतलब हमारे को यहाँ से क्या पता चला कि ये कोई स्पेसिफिक x और y की किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए नहीं है, ये तो हर वैल्यू के लिए होगा। अगर आप कुछ भी वैल्यू रख लो x और y की, वो हमें हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ही देगा, कोई और आंसर नहीं देगा। तो हमारे को यहाँ से ये पता चला हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिले। ये फर्स्ट केस था, ओवरलैपिंग वाला केस था। आई होप कि सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर मेरे बच्चे तुम्हारे को एक बार देखने से डाउट क्लियर नहीं होता है
तो एक बार बैक करके पॉज करके दोबारा से इसको समझने की कोशिश करना। जब तुम सोचोगे तो आराम से उसको आराम से सोचना। जब तुम सोचोगे ना तो तुम्हें आराम से समझ में आएगा। मैंने 3 ही केस बताए थे, उसमें से फर्स्ट केस ये था और जो पिछला क्वेश्चन करवाया है वो थर्ड केस था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे कि ये सेकंड केस की बात करेगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? थर्ड। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना मेरे बच्चे तुम्हें, ये मैं केस लेके इसलिए करवा रहा हूँ, केसेस जो थे 3 वो लेके इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि तुम हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं और अच्छे से समझ पाओगे। अगर तुम अच्छे से समझ पाओगे तो तुम हर क्वेश्चन को देखते ही ये पता चल जाएगा इसमें मेथड किस साइड दौड़ रहा है। अगर हमें मेथड का पता चल गया तो हम इजीली सॉल्यूशन कर ही सकते हैं। बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, मेथड ही नहीं समझ में आता क्वेश्चन देखने के बाद कि करे तो करे क्या। अब तुम्हें स्टेटमेंट देखते ही ये पता चलेगा आंसर कैसा आएगा। स्टेटमेंट को देखते ही अगर हमें ये पता है मेरे बच्चे कि आंसर क्या आएगा या कैसे आएगा, किस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे, तो हम इजीली कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें गिवन है हमारे पास मेरे बच्चे x + 2y = 4। हमें गिवन है x + 2y = 4। फिर नीचे गिवन है 2x + 4y = 12। देखो यहाँ पे भी हमें एक चीज दिखाई दे रही है, x का डबल है, पॉजिटिव साइन सेम साइन है, इसका डबल ये है, बिल्कुल सही है। x अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे को क्या मिलेगा? 2x + 4y = 8 मिलना चाहिए था। इसका मतलब हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है मेरे बच्चे कि ये कंडीशन पैरेलल लाइन वाली है, नो सॉल्यूशन वाली है, जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो। तो हमारे को जो पहले वाली दोनों के दोनों केस मिले थे वो फर्स्ट केस ओवरलैपिंग वाला था और एक केस था थर्ड केस यूनिक सॉल्यूशन वाला, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला। अब हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है मेरे बच्चे, हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन से किसी भी एक इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे x और y की, जो मन करेगा वो निकाल लेंगे। मैंने क्या किया, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x + 2y, मैंने ये फर्स्ट वाली इक्वेशन ले ली = 4, x की वैल्यू निकाली, 2y को उधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो गया 4 - 2y। पुट द वैल्यू ऑफ x, तुम y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बच्चे। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x = 4 - 2y। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, 2x + 4y। तो हम क्या करेंगे, वी गेट 2, हमारे पास क्या है 2, x की जगह हम क्या पुट कर देंगे मेरे बच्चे, 4 - 2y, 4 - 2y प्लस का साइन 4y = 12। तो हमारे को यहाँ से जो कि तो हमने x की जगह y की फॉर्म में रिजल्ट को चेंज कर दिया सिर्फ, और कोई भी चेंज नहीं किया है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 - 2 × 2 = 4y प्लस 4y = 12। ये पॉजिटिव 4y, ये नेगेटिव 4y कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब 8 = 12। क्या ये पॉसिबल है मेरे बच्चे? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या कभी 8 12 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो हम क्या बोलेंगे, विच इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ये एक मतलब गलत स्टेटमेंट है जो हमारे को एक सच्चाई नहीं बता रही है, झूठ बोल रही है हमारे सामने। क्या कभी ऐसा हो सकता है मेरे बच्चे? सोचना एक बार कि x + 2y की वैल्यू और 2x + 4y की वैल्यू उसका डबल ना हो। इसने क्या बोला कि एक पेन और 2 पेंसिल का प्राइस 4 रुपीज है और 2 पेन और 4 पेंसिल का प्राइस 12 रुपीज है। ऐसा नहीं हो सकता, 8 रुपीज होना चाहिए, क्योंकि इसका डबल ये है और इसका डबल ये है तो इसका भी डबल होना चाहिए। तो इसने क्या किया, झूठ बोला। तो हम क्या करेंगे, हमने बोला विच इज द फॉल्स स्टेटमेंट, द इक्वेशन डू नॉट हैव ए कॉमन सॉल्यूशन। इसके अंदर कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। अगर यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो हमें क्या पता चलता है मेरे बच्चे, ये सेकंड केस है पैरेलल लाइन वाला, जिसमें एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल चलती रहेगी इनफाइनाइट टाइम तक, जिसमें इंटरसेक्ट नहीं होगा, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, इंडिपेंडेंट होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो ये वो वाला केस है, हमें यहाँ से समझ में आया। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो इसको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करके देख सकते हो, जो मैंने 3 क्वेश्चन करवाए इन इक्वेशंस को। अब यहाँ से तुम्हारे पूरा का पूरा एक्सरसाइज क्लियर हो गई है। इसके अलावा 3 केस हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ही नहीं बन सकता। ये मैं श्योरली बोलता हूँ मेरे बच्चे, क्वेश्चन ही नहीं बन सकता। आज के लिए इतना ही, और बहुत अच्छे से ध्यान से किया करो मेरे बच्चे। एक बार कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो बैक करके या पीछे करके दोबारा से चेक किया करो। ओके, थैंक यू।